नमस्कार साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दें कि आज हम अद्वितीय हल कब होगा, कोई भी हल नहीं होगा ये कंडीशन, और अनंत अनेक हल होने के कंडीशन के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और इन्हीं का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले अद्वितीय हल कब होता है? जब कोई दो समीकरण दिया गया हो या समीकरण निकाय दिया गया हो, तब के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होगा, तब समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं होगा। और यदि ये तीनों बराबर हों, तब समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे। अब इन कंडीशनों का उपयोग कैसे करना है, तो हम देखते हैं। समीकरण का उपयोग करने के लिए प्रश्न क्रमांक 2 को, इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 को हल किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। आप यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है। दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल हैं। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण के अनंत अनेक हल आपको दर्शाना है। तो अनंत अनेक हल दर्शाने के लिए जो कंडीशन अभी हमने देखा, कंडीशन नंबर 3, उसी का उपयोग करेंगे। तो प्रश्न को हल करने के लिए हमने यहाँ प्रश्न को लिख लिया है। अब इसकी तुलना कर देना है मानक समीकरण से। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ a1, देखिए x के साथ जो भी रहता है वो a1 होता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो इसको सबसे पहले आप इक्वेशन 1 और 2 नाम दे सकते हैं। अब इक्वेशन 1 में जो x है के साथ मल्टीप्लाई है वो a1 है, तो a1 इक्वल टू b1 इक्वल -3, c1 इक्वल 5। इस प्रकार से a2 इक्वल मिल जाएगा 6, b2 इक्वल -9 और c2 इक्वल 15। अब हमको क्या करना है, अब a1/a2 निकाल लेना है। तो a1/a2 बराबर आपको क्या हो जाएगा 2/6। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम और 2 तिया, मतलब 1/3। इस प्रकार से b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 वैल्यू रख देंगे। तो b1 का वैल्यू -3, b2 का वैल्यू -9, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 तिया, मतलब आपको क्या मिला 1/3। इस प्रकार से अब c1/c2 निकालेंगे तो c1 का वैल्यू कितना है 5 और c2 का वैल्यू कितना है 15। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम और 5 तिया, तो कुल मिला के यहाँ भी क्या मिला 1/3। तो हम देख सकते हैं a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, और ये भी इक्वल है c1/c2 के, और ये तीनों इक्वल है कितने के 1/3 के। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। चूँकि ये कंडीशन है इसलिए यहाँ पर अतः न लिख के चूँकि के यूज कर सकते हैं। चूँकि ये तीनों बराबर हैं इसलिए समीकरण निकाय के अनंत अनेक हल होंगे। बस इतना ही आपको काम करना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को।
यहाँ देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3 क्या कर रहा है, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। अब कोई भी हल ना हो का प्रतिबंध जो है, इससे पहले ही हमने देखा क्या था कि कोई भी हल ना हो के लिए हमारा जो प्रतिबंध है वो ये वाला है, a1/a2 इक्वल हो b1/b2 के, पहले दोनों इक्वल ना हो c1/c2 के। यदि ये प्रतिबंध होगा तभी समीकरण निकाय का कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब चूंकि प्रश्न में ऑलरेडी बोला जा रहा है निकाय का कोई भी हल नहीं है, इसका मतलब कि हमको यहाँ इस प्रश्न में उसी कंडीशन को अप्लाई करना है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले इस प्रश्न को जो हमको दिया गया है। तो यहाँ प्रश्न में क्या है, 8x + 5y 8x + 5y इक्वल में 9, और इसका जो दूसरा भाग है वो क्या है, kx + 10y इक्वल 15। ये हमको प्रश्न में दिया गया है और बोला जा रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकाल लेना है। तो यहाँ a1 इक्वल कितना हो जाएगा 8, a2 इक्वल कितना हो जाएगा k, b1 इक्वल कितना निकल जाएगा 5, b2 इक्वल कितना मिल जाएगा 10, और c1 इक्वल कितना मिल जाएगा 9, c2 इक्वल कितना मिल जाएगा 15। चूंकि समीकरण निकाय के इसके बाद जो कंडीशन अभी हमने देखा उसको यूज करेंगे, चूंकि समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं है, इसलिए a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। अब यहाँ इस वैल्यूज़ को हम रख देंगे। तो a1 की जगह 8, a2 की जगह k, b1 की जगह 5, b2 की जगह 10 और c1 की जगह 9, c2 की जगह 15। अब चूंकि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है तो k का वैल्यू तो हमको यहीं से मिल जाएगा। इस 5/10 को हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 एकम 5 दूनी। तो इस k को इधर पक्षांतर करेंगे, इस 2 को इधर, तो k का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो k ही हो जाएगा, इक्वल इस 8 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो 8 2 हो जाएगा 16। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद इसका जो दूसरा भाग है उसको देखते हैं। तो इसका दूसरा भाग में क्या लिखा है, kx + 3y इक्वल 3। उसको फिर नोट कर लेते हैं हम। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, kx + 3y इक्वल 3 और 12x + ky इक्वल 6। अब लिखने के बाद फिर वही काम, यहाँ a1 इक्वल क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, b1 इक्वल क्या हो जाएगा 3, c1 इक्वल क्या हो जाएगा 3, a2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 12, b2 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ जो है k, और c2 इक्वल क्या हो जाएगा 6। फिर से वही लाइन लिखोगे, चूंकि समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं है, चूंकि समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं है, इसलिए a1/a2
इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ये कंडीशन लिखेंगे और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो A1 की जगह वैल्यू रखेंगे K, A2 की जगह वैल्यू रखेंगे 12 इक्वल B1 की जगह रखेंगे 3, B2 की जगह रखेंगे K इज नॉट इक्वल C1 की जगह रखेंगे 3 और C2 की जगह वैल्यू रख देंगे 6। इसके बाद हमको चूंकि K का वैल्यू फाइंड करना है तो इस K को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो K का K से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा K स्क्वायर इक्वल 12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 12 3 हो जाएगा 36। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा √36 प्लस माइनस में, और जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा ±6 और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, यहाँ है kx माइनस 5y इक्वल टू, इसको भी लिख लेंगे kx माइनस 5y इक्वल टू और 6x प्लस 2y इक्वल 7। फिर से वही काम, यहाँ A1 इक्वल कितना हो जाएगा K, B1 इक्वल कितना हो जाएगा -5, C1 इक्वल कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से A2 इक्वल कितना हो जाएगा 6, B2 इक्वल कितना हो जाएगा 2 और C2 इक्वल कितना हो जाएगा 7। फिर से आपको वही लाइन लिखना है, चूंकि समीकरण निकाय के कोई भी हल नहीं है, इसलिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। और यहाँ फिर से वैल्यू रख देना है। तो A1 की जगह रख देंगे K, A2 की जगह रखेंगे 6, B1 की जगह रखेंगे -5, B2 की जगह रख देंगे 2, C1 की जगह रखेंगे 2 और C2 की जगह रख देंगे 7। फिर से इस 6 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो K इक्वल क्या हो जाएगा -5 × 6/2। K इक्वल आपको क्या मिल जाएगा 2 एकम और 2 तिया, तो -5 × 3 मतलब ये हो जाएगा 5 तिया 15 -15, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे का क्वेश्चन का जो पहला प्रश्न है वो हमने लिख लिया है, और सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न बोल क्या रहा है। निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ बोला जा रहा है अद्वितीय हल, तो हमने कंडीशन पहले ही बताया कि अद्वितीय हल क्या होता है, A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो यहाँ पर हम उसी का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन लिखने के बाद हमको सबसे पहले तो इसमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 का वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ A1 इक्वल क्या हो जाएगा K, B1 इक्वल क्या हो जाएगा 2 और C1 इक्वल क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से A2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3, B2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 जो है छिपा रहता है, तो B2 का वैल्यू हो जाएगा 1 और C2 का वैल्यू भी हो जाएगा 1। अब फिर यहाँ तक अभी हम लिख रहे थे कि समीकरण निकाय के कोई हल नहीं, लेकिन यहाँ लिखना है समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं,
इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। अब यहाँ हमको क्या करना है, केवल वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू हम रख देंगे, a1 की जगह वैल्यू रखेंगे k, a2 की जगह वैल्यू रखेंगे 3, इज नॉट इक्वल b1 का वैल्यू रखेंगे 2 और b2 का वैल्यू रखेंगे 1। इस 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो k इज नॉट इक्वल 2 इंटू 3, तो k इज नॉट इक्वल 2 3 जा 6। तो यह हो जाएगा प्रश्न चौथा का पहला भाग। इसके बाद हम देखते हैं चौथा का दूसरा भाग। तो प्रश्न चौथा का दूसरा भाग क्या कहता है, x माइनस 2y इक्वल 3। तो यहाँ लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल 3 और 3x प्लस ky इक्वल 1। यहाँ भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तुलना कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ a1, अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है लेकिन 1 रहता है, तो a1 इक्वल 1 हो जाएगा। b1 इक्वल क्या हो जाएगा, -2 और c1 इक्वल क्या हो जाएगा 3। इस प्रकार से a2 इक्वल हमको क्या मिल जाएगा 3, b2 इक्वल क्या हो जाएगा k और c2 इक्वल क्या हो जाएगा 1। अब फिर से वही लिखना है, चूंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, इसलिए चूंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, a1/a2 ये इक्वल नहीं होगा b1/b2 के। और यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो a1 का वैल्यू 1, a2 का वैल्यू 3 इज नॉट इक्वल b1 का वैल्यू रखेंगे -2 और b2 का वैल्यू रख देंगे k को ले जाएंगे इधर, तो k का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो k हो जाएगा। इज नॉट इक्वल 3 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 2 जा हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ आ जाएगा माइनस, और यही होगा आपका दूसरे का भी आंसर। इसके बाद देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, kx प्लस 3y, kx प्लस 3y इक्वल k माइनस 3, और दूसरा यहाँ क्या है 12x प्लस ky, 12x प्लस ky इक्वल k। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ a1 इक्वल क्या हो जाएगा k, b1 इक्वल क्या हो जाएगा 3 और c1 इक्वल क्या हो जाएगा k माइनस 3, a2 इक्वल क्या हो जाएगा 12, b2 इक्वल क्या हो जाएगा k और c2 इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर भी k। अब चूंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, तो फिर से हमको काम वही करना है। यहाँ लिखेंगे, चूंकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, इसलिए a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की जगह वैल्यू हो जाएगा k, a2 की जगह वैल्यू हो जाएगा 12 और ये इक्वल नहीं होगा, b1 की जगह वैल्यू रखेंगे 3 और b2 की जगह वैल्यू रख देंगे k। 12 को इधर और इस k को इधर, तो k का इस k से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा k स्क्वायर। 12 का 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 जा 36। यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल रूट ऑफ 36। और यहाँ जब ये रूट हटेगा तो लग जाएगा +- 6, और यही हो जाएगा हमारा थर्ड का
आंसर। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, फोर्थ 4x माइनस 5y इक्वल k और 2x माइनस 3y इक्वल 12। अब यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ a1 इक्वल कितना हो जाएगा 4, b1 इक्वल कितना हो जाएगा -5 और c1 इक्वल कितना हो जाएगा k, a2 इक्वल क्या हो जाएगा 2, b1 इक्वल कितना हो जाएगा b2 इक्वल -3 और c2 इक्वल क्या हो जाएगा 12। फिर से वही लिखना है, चूँकि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल हैं, इसलिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल b1 by b2। यहाँ वैल्यू रख देंगे तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 4, a2 का वैल्यू हो जाएगा 2 इज नॉट इक्वल। अब देखो यहाँ पर k जो है आपका लास्ट में है, तो यहाँ पर k का वैल्यू नहीं मिलेगा। ये इस क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा b1 का वैल्यू है -5 और b2 का वैल्यू -3। तो इसमें आपको चूंकि k ही नहीं है तो k का मान प्राप्त नहीं होगा। इसको यहीं तक छोड़ देंगे, लिख देंगे k इज नॉट अवेलेबल। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।